हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ यासिर अली क्लासेस। इन वीडियोस में हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के उन टॉपिक्स की जो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में या इंटरव्यू में या किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में आपको परेशान कर सकते हैं, आपको आपकी लैंग्वेज एबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं। और इन वीडियोस में हम जानेंगे कि वो कौन से टेक्निक्स हैं, वो कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर कर सकते हैं और इनसे जुड़े सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। So these are some of the topics that come in the entrance exam, whether it is Jamia, AMU, DU, BHU or any other university, any other good university। तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस टेस्ट में यही सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो इन वीडियोस में हम उन्हीं टॉपिक्स की बात कर रहे हैं और उनको बहुत आसान तरीके से हल करने का, सॉल्व करने का तरीका भी हम ढूंढने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा क्या टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन। सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे सेंटेंस बनता है, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, और अगर कोई सेंटेंस है उसको कैसे पहचानना है कि वो कौन से टाइप का सेंटेंस है। ये सारी चीज़ें आज हम इन वीडियोस में देखने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको सारे सेंटेंस के टाइप्स भी क्लियर हो जाएंगे, आपके जितने भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो सब अले हो जाएंगे। दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में पहली चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन में पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है। जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कुछ नहीं है, सिंपल सेंटेंस के अंदर होता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या चीज है, आइए जानते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है कि कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे कि कोई नाउन या प्रोनाउन, और एक वर्ब। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, मैन हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया। ये सब क्या है? ये सब सब्जेक्ट हैं जो कि कुछ काम करते हैं। दे आर मोस्टली लिविंग थिंग्स, दे आर मोस्टली पीपल, दे आर मोस्टली एनिमल्स जो कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है बट वो पैसिव सेंटेंस में होता है। अभी एक्टिव सेंटेंसेस में जो हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट, प्रोनाउन या नाउन होगा। वर्ब हो सकता है रीड, ईट, स्लीप, कुछ भी आप ले सकते हैं वर्ब्स। एक्शन वर्ड जिन्हें कहते हैं ड्रिंक। तो अगर कोई ऐसे सेंटेंस आपने बनाया, द मैन स्लीप्स, या बॉय ड्रिंक्स, या शी ईट्स, या ही रीड्स, ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं? ये एक सिंपल सेंटेंस है और ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का यही मतलब है कि एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो मिनिमम, और उसका एक परफेक्ट सेंस बन रहा हो। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अपने आप में एक सेंटेंस की तरह बिहेव कर सकता है क्योंकि उसके पास एक सब्जेक्ट है और उसके पास एक वर्ब है। तो यानी कि एक सिंपल सेंटेंस में कितने इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं? सिर्फ एक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ मेनी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर देयर इन अ सिंपल सेंटेंस, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं देयर इज ओनली वन independent clause in a simple sentence because a simple sentence contains a single subject and predicate. It describes only one thing, idea or question and has only one verb. तो हमने देखा कि अगर एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है तो उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर एक सिंपल सेंटेंस। हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, जिल रीड्स, या जैसे मैंने बताया द मैन स्लीप्स, बॉय ड्रिंक्स। अगर किसी का नाम है रवि तो रवि स्पीक्स। ये भी अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है या अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये चीज़ हमें अगर क्लियर हो गई है तो हम आगे भी देख सकते हैं कि इसका और आगे क्या यूजेज है। इवन द एडिशन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कैसे कहते हैं? विशेषण को जो किसी बात, किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब्स। एडवर्ब्स वो होते हैं जो एडजेक्टिव की, वर्ब की और खुद एडवर्ब की खासियत बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब। जैसे कि ही ड्राइव्स। ही ड्राइव्स क्या है? ही ड्राइव्स एक वर्ब है। ही ड्राइव्स फास्टली, तो फास्टली क्या है? फास्टली आपका एडवर्ब है। या अगर किसी ने कहा ही इज टॉल, तो टॉल क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन वो कितना टॉल है? ही इज वेरी टॉल, तो ये वेरी क्या है? ये वेरी आपका एडजेक्टिव है, तो ये एडवर्ब है। तो ये सारी चीजें अगर कोई एडजेक्टिव की खासियत बता रहा है तो वो एडवर्ब होगा। सिमिलरली प्रीपोजिशनल। प्रीपोजिशन मतलब वो
वर्ड्स जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं, वेदर इन स्पेस और इन टाइम और इन लॉजिक। जैसे ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ या ऑन द टेरेस, तो उसको ऑन को हम कहेंगे प्रीपोजिशन। तो अगर ये कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब या प्रीपोजिशंस बढ़ाते चले जाएंगे, तब भी वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस ही रहेगा, चाहे वो कितना भी लंबा सेंटेंस हो जाए। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर कोई सेंटेंस बहुत लंबा हो गया है, उसमें बहुत चीज़ें ऐड हो गई हैं, तो वो एक सिंपल सेंटेंस से आगे बढ़ के कंपाउंड सेंटेंस हो गया है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई भी सेंटेंस अगर वो लंबा भी है और उसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो वो चाहे कितना भी लंबा हो जाए, कितने भी उसमें एडजेक्टिव आ जाएं, एडवर्ब आ जाएं, प्रीपोजिशन आ जाए या कंजंक्शन आ जाए, इट डज नॉट मैटर, वो हमेशा सिंपल सेंटेंस ही रहेगा। एक एग्जाम्पल हमारे पास है, द ब्राउन डॉग विद द रेड कॉलर ऑलवेज बार्क्स लाउडली। तो ब्राउन डॉग आपका सब्जेक्ट है, विद आपका प्रीपोजिशन है, रेड आपका एडजेक्टिव है, कॉलर अगेन नाउन है, ऑलवेज एडवर्ब है, लाउडली भी एडवर्ब है। तो आपके पास एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। इतने लंबे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, इसका मतलब है ये सिंपल सेंटेंस है। Even if you join several nouns with a conjunction or several verbs with a conjunction, it remains a simple sentence. For example, the dog barked and growled loudly. इसमें दो वर्ब आ गए, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट एक ही है, इसलिए ये सेंटेंस अभी भी सिंपल है। सिंपल सेंटेंस से आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है हमारे लिए, कि हमारे पास एटलीस्ट दो सब्जेक्ट हों और दो वर्ब हों। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, सिंपल सेंटेंस किसको कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस से आगे दूसरा टॉपिक हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस। अब हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं। बहुत सिंपल है, अगर सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया है तो कंपाउंड सेंटेंस भी समझ में आ जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस में आपके पास एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। एक बार फिर सुनेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में आपके पास एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं या दो सिंपल सेंटेंस होते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज और सिंपल सेंटेंस तकरीबन एक ही बात होती है। तो अगर हम देखें ध्यान से, आप देख सकते हैं कि टू और मोर, एटलीस्ट टू का मतलब है कि दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, दो की। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे काम करते हैं, और उनको हम ज्वाइन करेंगे कंजंक्शन से, जैसे कि एंड, और, बट, येट, सो, ये सब क्या है, ये सब कंजंक्शंस हैं। तो कंजंक्शन से जब हम ज्वाइन करेंगे दो ऐसे सिंपल सेंटेंसेस को, उसको कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। तो they are made up of more than one independent clause joined together with a coordinating conjunction. जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है, the sun was setting in the west। तो sun हमारे पास सब्जेक्ट है, setting हमारे पास वर्ब है, moon सब्जेक्ट है, rising वर्ब है। दो सब्जेक्ट दो वर्ब, दो सब्जेक्ट दो वर्ब के आते ही हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है, कंपाउंड सेंटेंस। और बीच में हमने क्या ज्वाइन किया है, एंड एक कंजंक्शन है। अब हमने एक बात की चीज की, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये एक नया वर्ड हमने सीखा कि ये कंजंक्शन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंजंक्शन का मतलब है वो वर्ड्स या फ्रेजेस जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, एक जंक्शन बनाते हैं। ये वर्ड जंक्शन से ही निकला है, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन हमने पढ़े हैं बहुत सारे, देयरफॉर, दैट, मोरओवर, व्हाइल, सिंस, बिफोर, बिकॉज, ये सारे हमने कंजंक्शंस बचपन से लेके अभी तक पढ़े हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो गई है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या चीज़ है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कुछ भी नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको याद करने पड़ेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। आइए देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसे कहते हैं। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आज हम देखेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हमारे पास है, जो हमें याद रखना है, वो है फॉर। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद करने का फायदा ये है कि जैसे ही ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको दिखेगा, आप पहचान लेंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। एक बार और सुनेंगे, कंपाउंड सेंटेंस की पहचान ये है कि उसके बीच में एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कंजंक्शंस, वो कौन से कंजंक्शन हैं जो कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं, आइए देखते हैं।
पहला सेंटेंस है, पहला कंजंक्शन है फॉर, दूसरा है एंड, उसके बाद है नाइदर नॉर, उसको हम आसानी के लिए सिर्फ नॉर की तरह लिख देंगे। तो फॉर एंड नाइदर नॉर। उसके अलावा आता है बट, बट भी हमारा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बट के अलावा आइदर और, उसको हम आसानी के लिए और की तरह लिख देंगे, जैसे आइदर आई विल गो टू द पार्टी और शी विल गो टू द पार्टी। तो ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। उसके अलावा एक और है येट, ही वॉज वर्किंग रियली हार्ड येट ही डिड नॉट सक्सीड। तो ये येट क्या है, ये भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और सो, और ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड सो ही गॉट सक्सेस, ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है। सो का हमने यूज किया। अब एक सवाल पैदा होता है कि हमें ये चीजें याद कैसे रहेंगी, वो क्या तरीका है जिससे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद रख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो पहला अल्फाबेट है उसको ध्यान से देखते जाएंगे। पहला एफ ए एन बी ओ वाई एस, ये पहला अल्फाबेट अगर आप देखते जाएंगे तो हमारे पास एक वर्ड बन रहा है, जैसे जिसको कहा जा सकता है फैन बॉयज। अगर आप ये वर्ड याद कर लेते हैं, सिर्फ एक वर्ड में सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन छुपे हुए हैं। यही टेक्निक है, यही एक ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में। अगर कोई सेंटेंस आपको देता है ही वॉज गेटिंग सक्सेस बिकॉज ही वॉज वर्किंग हार्ड, क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है या नहीं? तो क्योंकि इसमें बिकॉज आ गया, आप याद करेंगे कि बिकॉज जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हिस्सा नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ कंपाउंड सेंटेंस। और अगर किसी ने कहा दैट ही वॉज गोइंग टू द पार्टी बट आई वॉज नॉट गोइंग टू द पार्टी, इसका मतलब ये है कि बीच में ये बट इन्होंने यूज कर दिया, जो कि बट कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की वजह से ये कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। यही टिप्स और टेक्निक्स हैं जो अगर आप याद कर लेते हैं, ये अगर मेथड याद कर लेते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस पहचानना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, द मून वॉज सेटिंग इन द वेस्ट, द मून वॉज जस्ट राइजिंग। ये दो सेंटेंसेस ऐसे हैं जो अपने आप में सिंपल सेंटेंस की हैसियत रखते हैं, या अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज कहे जा सकते हैं, और उनको ज्वाइन किया गया एंड से। तो एंड क्या चीज़ है, एंड आपका एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। कुछ और एग्जांपल्स हमारे पास हैं, आई वॉक टू द शॉप्स बट माई हस्बैंड ड्रोव, मैं पैदल चल के अपने शॉप तक गई लेकिन मेरे हस्बैंड ने गाड़ी चला कर आए। तो ये बट भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और बट हम याद कर चुके हैं इस बारे में। सो ये सारे सेंटेंसेस कौन से सेंटेंस हैं, कंपाउंड सेंटेंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में आखिर फर्क क्या होता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। सो स्टूडेंट्स शुड नोटिस दैट द स्टोरी डज नॉट एंड हियर। आगे भी और कॉम्प्लेक्स तरीके के सेंटेंसेस होते जाते हैं। आगे देखेंगे कि आगे हमारा क्या टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस डिस्क्राइब मोर देन वन थिंग और आइडिया एंड हैव मोर देन वन वर्ब इन देम। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन क्लॉज, an independent clause and a dependent clause which cannot stand by itself। ये सुनने में काफ़ी हाई फाई, काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि क्या सबॉर्डिनेट है, क्या डिपेंडेंट क्लॉज है, क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी बारीकियों को समझना है कि ये आखिर में कहना क्या चाहते हैं आसान भाषा में। What do they want to say in an easy language? तो उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हमने सीखा कि सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थोड़ा अलग है, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होता ही है, इंडिपेंडेंट क्लॉज के अलावा उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज में एक सब्जेक्ट और वर्ब था, तो डिपेंडेंट क्लॉज में क्या होगा? डिपेंडेंट क्लॉज बहुत आसान है। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो स्टार्ट होता है कंजंक्शन से, और कौन से कंजंक्शन से? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से।
अब एक सवाल फिर से आता है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। अभी ऊपर हमने सीखे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि थे फैन बॉयज। तो बहुत आसान तरीका है, स्टूडेंट्स शुड नोट कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वही होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को अगर हटा दिया जाए तो जो कंजंक्शंस बचते हैं उनको कहा जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे कि बिकॉज, ऑल्सो, देयरफॉर, मोरओवर, दैट, वाइल, सिंस, बिफोर, कितने भी उसकी कोई एंड ही नहीं है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन असल में होते कितने हैं। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एक लिमिट है। क्या लिमिट है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, 1 2 3 4 5 6 7। ये लिमिट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, वो आप फैन बॉयज के अल्फ़ाबेट याद करके भी बता सकते हैं। So similarly, if you are looking at the subordinating conjunction शुरू होते हैं because he was gone। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब तो है ही, लेकिन वो शुरू किससे हो रहा है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो इसी को कहा जाता है डिपेंडेंट क्लॉज। ये पूरा क्या है, दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज। बहुत आसान है इसको समझना। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए हमें और एक डिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। जैसे कि ही वॉज स्लीपिंग बिफोर आई केम हियर। एक सेंटेंस मैंने दिया, ही वॉज स्लीपिंग बिफोर आई केम हियर। मैं जब यहां पर आया तो वो पहले से सो रहा था। तो ही वॉज स्लीपिंग क्या है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है या एक सिंपल सेंटेंस है। बिफोर आई केम हियर क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो है ही। ये शुरू किससे हो रहा है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ये चीज अगर हमें एक बार समझ में आ गई तो फिर कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे कि हमने एक और एग्जाम्पल दिया, माई मदर लाइक्स डॉग्स दैट डोंट बार्क। तो माई मदर लाइक्स डॉग्स, ये क्या है, इंडिपेंडेंट। माई मदर लाइक्स डॉग्स क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और दैट डोंट बार्क क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज। तो जहां पर इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज मिल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी की चीज नहीं है। अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो इजीली आप कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फर्क बता सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अलावा जो एक टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए वो है एक और टाइप ऑफ सेंटेंस दैट वी हैव, एंड दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है हम एक बार देखेंगे। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देयर इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अलग अलग समझ में आया है तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बेसिकली समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एक बार सुनने से ही समझ में आ जाएगा। सुनने में कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है, ये कंपाउंड भी लग रहा है, लेकिन एक्चुअली है बहुत ही सिंपल। बहुत ब्रीफली एक बार रिकैप करेंगे। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक बार लिखते भी जाते हैं। सिंपल सेंटेंस में हमने देखा कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, और फिर हमने देखा कंपाउंड सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद हमने देखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने देखा इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। तो फिर ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या चीज है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक बार ध्यान से देखेंगे। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज से बात शुरू होती है, उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज जुड़ता है और फिर से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ जाता है।
इसको याद रखने का तरीका क्या है कि बीच में एक डिपेंडेंट क्लॉज है और दोनों तरफ इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग क्लॉजेस खड़े हुए हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अपने दिमाग में एक इमेज हम बना सकते हैं इसको याद रखने के लिए कि सेंटेंस शुरू होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज से, बीच में एक डिपेंडेंट क्लॉज आएगा और फिर बात खत्म होगी इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने बात शुरू की, ही डिड नॉट कम। ही डिड नॉट कम क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर हम डालेंगे एक डिपेंडेंट क्लॉज, जैसे ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल। तो बिकॉज ही वॉज इल क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज। ही डिड नॉट लीव क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। अगर हमने बात को यहां पर छोड़ दिया तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट। हम बात को यहां छोड़ेंगे नहीं, हम इसमें कुछ और चीज ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे बिकॉज ही वॉज इल सो शी गॉट अपसेट। सो शी गॉट अपसेट। तो यहां पर हम यूज करेंगे फैन बॉयज का। फैन बॉयज वाले कोऑर्डिनेट्स कंजंक्शन कौन से हमने सीखे थे? अगर हम ध्यान करना चाहें, फॉर, एंड, बट, नाइदर नॉर, फिर आइदर और, येट, सो। ये सातों कंजंक्शन में से किसी एक का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे अगर हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज कर दिया तो ये भी डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन हमें डिपेंडेंट नहीं रखना है, इसको हमें क्या रखना है? इंडिपेंडेंट। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है कि इंडिपेंडेंट से बात शुरू करी, डिपेंडेंट पे गए, फिर वापस इंडिपेंडेंट पे आए। ये एक एग्जांपल है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। एक और एग्जांपल देखेंगे, माय ब्रदर वोक अप। माय ब्रदर वोक अप, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये कौन सा क्लॉज है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। उसके बाद कहा बिफोर, ये क्या है? एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो बिफोर आई कुड वेक अप। तो बिफोर आई कुड वेक अप क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। अगर हमने बात को यहां पे खत्म कर दिया तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमें कौन सा सेंटेंस बनाना है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए हमें इसमें एक और फैन बॉयज वाला कुछ जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद हमें एक सब्जेक्ट और वर्ब और जोड़ना पड़ेगा। तो फैन बॉयज में से हम यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल बट ही स्लेप्ट अगेन। तो ये बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये पूरा का पूरा क्या है? एक डिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज से हमने बात शुरू की, फिर डिपेंडेंट पर गए क्लॉज पर, और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज पर हमने बात खत्म कर दी। माय ब्रदर वोक अप बिफोर आई कुड वेक अप बट ही स्लेप्ट अगेन। तो शुरू से अगर हम देखें तो हमने बात की सिंपल में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड में इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट, कॉम्प्लेक्स में इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो हमारी आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे आप पहचानेंगे किसी भी सेंटेंस को कि वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो आप इन्हीं वीडियोस को फॉलो करते रहिए। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर और ज़्यादा डिटेल में हम इन टॉपिक्स पे बात करते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, प्रैक्टिस शीट्स भी आपको मिलती हैं जिनसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इन वीडियोस को फॉलो करते रहिए, और यासिर अली क्लासेस की हमारी ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।